चलो स्टार्ट करता है आज का लेक्चर। क्यूमुलेटिव क्या था? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इफ पिछले सालों में, प्रीवियस ईयर्स में आपको डिविडेंड नहीं मिला है, कंपनी का एरियर है डिविडेंड देने में, तो फ्यूचर ईयर में जब आपको डिविडेंड मिलेगा ना तो प्लस होके मिलेगा। एंड नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब नहीं मिलेगा। लेट्स से सपोज आपने इन्वेस्टमेंट किया एक कंपनी में 2019-20 2019 2020 में आपने इन्वेस्टमेंट किया, राइट? तो आपको इस साल कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, बट कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इफ यू आर होल्डिंग क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो इस ईयर में जो भी आपका डिविडेंड बनता है ना, वो प्लस होता जाएगा। फिर 2020 एंड 2021 में भी कंपनी ने क्या किया, आपको डिविडेंड नहीं दिया, तो वो डिविडेंड भी प्लस हो जाएगा। यानी जब आप 2020-21 में पहुंचोगे ना, तब क्या होगा, 2019-20 एंड 2021 2 साल का डिविडेंड ऑलरेडी प्लस हो चुका है। अब जब 2021 एंड 22 में कंपनी क्या कर रही है, आपको डिविडेंड दे रही है, एक्चुअल में डिविडेंड दे रही है, तब आपको पता है कौन से साल का मिलेगा? आपको मिलेगा 1920 प्लस 2021 प्लस 21-22। दिस इज क्यूमुलेटिव। इफ नॉन क्यूमुलेटिव होता तो क्या होता? नॉन सपोज आपको 1920 में नहीं मिला तो वो आपका प्लस भी नहीं होता, वो आपका कुछ नहीं होता, यहाँ पे भी आपका कुछ नहीं होता। एंड जब 21-22 में मिलता ना, तब आपको सिर्फ 21-22 का डिविडेंड मिलता। ये ऐसा नाइनटीन श्योर है कि ट्वेंटी मतलब ट्वेंटी मिलेगा ही नहीं, ऐसा श्योर? हाँ श्योर, एक बार ईयर खत्म फिर डिविडेंड का अच्छा, आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो भी खत्म। दैट्स नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब क्यूमुलेट नहीं होता। आपका पिछले साल का जो हिस्सा आपको मिलना चाहिए था, इफ नहीं मिला तो बस अब नहीं मिलेगा। दैट्स नॉन क्यूमुलेटिव। बट क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? इट विल बी रिसीविंग टू यू whenever कंपनी विल पे यू। जिस साल कंपनी पेमेंट करेगी, पुराने सालों का प्लस होके आपको मिलेगा। दैट्स क्यूमुलेटिव। इज इट क्लियर? और भैया नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब जो वोटिंग्स में पार्ट नहीं ले सकता, और पार्टिसिपेटिंग मतलब नहीं, पहला बात तो प्रेफरेंस शेयर्स का वोटिंग्स में कोई राइट ही नहीं होता। वोटिंग्स में उन लोग का कोई राइट नहीं है। हमने डिस्टिंग्विश लिखा था इक्विटी और प्रेफरेंस में, तो हमने यहाँ लिखा था नो वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर्स के पास तो वोटिंग राइट है ही नहीं। पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड रहता है, ठीक है? सपोज 10%, 8% या कुछ भी। अब 10% डिविडेंड मिलने के बाद भी उनको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, देन इट इज अच्छा, हाँ भैया वो सरप्लस। 30% मिल गया, और उसके बाद भी कंपनी के पास कुछ है, लेकिन कंपनी बांट रही है अपने शेयर होल्डर को, हाँ तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा। दैट्स नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इज इट क्लियर? हाँ। तो अब देखो हमने क्या पढ़ा था। हमने लेट्स से सपोज जोमेटो है, जोमेटो अभी थोड़े टाइम के अंदर उनका प्रोसेसिंग चल रहा है, थोड़े टाइम में उन लोग इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आएगा। मतलब क्या करेगा? शेयर्स बेचेगा, शेयर्स बेचेगा। इज इट क्लियर? पब्लिक को शेयर्स बेचेगा। तो पहले ये प्रोसेस समझने से पहले चलो समझ लेते हैं वो कैसे कैसे करेगा जोमेटो। जोमेटो क्या करने वाली है? जोमेटो सबसे पहले क्या बनाएगी? प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस ये प्रोस्पेक्टस जो होगा जोमेटो किसको देगा? पब्लिक को। पब्लिक। ठीक है, पब्लिक क्या करने वाली है? पब्लिक बोलेगी अच्छा ठीक है, जोमेटो आई, जोमेटो ने बोला देखो हम इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। इस प्रोस्पेक्टस के अंदर में क्या क्या लिखा हुआ रहेगा? जोमेटो ने अभी तक क्या क्या किया, उसका फ्यूचर विजन क्या है, उसके डायरेक्टर्स कौन है, उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, फ्यूचर में और कैसे रेवेन्यू डबल होगा, कैसे मार्केट में वो और स्ट्रांग बनेंगे, उनके कॉम्पिटिटर्स के कंपेयर में क्यों आपको उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट? वो सारी बातें प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होगा। अब ये प्रोस्पेक्टस सबसे पहले तो क्या करा? प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। एक बार हमने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया तो फिर क्या होगा? ये प्रोस्पेक्टस किसको दिया जाता है? पब्लिक को। हाँ। ये जो पब्लिक इन लार्ज है, इन लोग क्या करेगी?
इन लोग एप्लीकेशन करेगी, अप्लाई करेगी, प्रोस्पेक्टस दिया इन्होंने, प्रोस्पेक्टस के बदले इफ इनको खरीदना है तो इन लोग को क्या करना पड़ेगा? कंपनी के शेयर में अप्लाई करना पड़ेगा। अब कंपनी के पास में अब ये कंपनी के पास में एप्लीकेशंस आ चुकी है, कंपनी के पास में एप्लीकेशन आ चुकी है। तो एक बात बताओ, ये जो सुंदर सा इतना सुंदर है, इस इतने में क्या कंपनी फ्री में बेच देगी क्या इसको? नहीं, इतना पैसा खर्चा करके कलरफुल बुकलेट बनाएगा, कंपनी तो क्या फ्री में देगा क्या? नहीं, उन लोग क्या करेगा, अ पार्ट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मैंने क्या बताया था तुम लोग फेस को? वैल्यू नॉमिनल होता वैल्यू है का मतलब फेस वैल्यू, और नॉर्मली कंपनी का फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स कितना होता है? 10। 10 रुपए होता है। तो कंपनी क्या करेगी, 10 रुपए में से कुछ हिस्सा एप्लीकेशन के साथ मंगवा लेगी। कंपनी क्या करेगी, 10 रुपए में से कुछ हिस्सा एप्लीकेशन के साथ मंगवाना ही होगा। तो बताओ कितना रुपए? भैया कितना जैसे रुपए 8, कंपनी एप्लीकेशन के साथ मंगवाएगी? सर भाई पूरा 10 रुपया मंगाएगा। फेस वैल्यू है 10 रुपए। तो बताओ एप्लीकेशन के साथ कितना रुपए मंगवाएगी? जितना प्रोस्पेक्टस का अमाउंट है। नहीं, 2 रुपया प्रोस्पेक्टस का मंगाएगा। अमाउंट में तो कुछ अलग ही है, वो प्रिंटिंग करने का, छपवाने का, लिखने का, टाइपिंग करने का, वो अलग कॉस्ट है। दैट्स डिफरेंट थिंग। हमें तो शेयर्स की कॉस्ट को निकालना है। भैया पहले 2 रुपया मंगाएगा। ऐसा क्यों 2 रुपए क्यों इतना मंगाएगा? मन इतना भैया मंगा क्योंकि लेगा बस तीनों कॉल फेस वैल्यू करके से कम। ऐड करेगा ना भैया, जैसे कि एप्लीकेशन का 2 रुपया और फिर अलॉटमेंट का 4 रुपया, तो 6 हो गया। फिर कॉल्स का 4 रुपया, तो 10 हो गया। 2 रुपए ही क्यों मंगवाएगा? तुमने 2 रुपए ही क्यों बोला? भैया जितना मन होगा उतना मंगा लेगा बस फेस वैल्यू से कम। जितना मन होगा उतना मंगवा लेगा, फेस वैल्यू से कम। ठीक है, और कोई एनीवन एल्स? 5 रुपीज से कम। 5 रुपीज से कम नहीं मंगवाएगा एप्लीकेशन के साथ में। ठीक है, एनीवन एल्स? और कोई लॉजिकल चीज बोल 7 सकता है? rupees maximum. 7 रुपीज मैक्सिमम। ठीक है, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑन आस्किंग द मनी। 10 रुपए तक हमारे पास मैक्सिमम लिमिट है, तो 10 रुपए से ज्यादा मंगवा नहीं सकते, तो वो पूरा का पूरा भी मंगवा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने बोला कम से कम कितना रुपए एप्लीकेशन के साथ मंगवाना पड़ेगा? 1 रुपए. तुक्का मारने से पहले दिमाग में थोड़ा सा जोर देते कि भैया ये सारा तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है। जब सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनीज एक्ट में है, तो कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट में लिमिट भी दिया हुआ होगा। उस लिमिट के अकॉर्डिंग हम लोग कम से कम उतना रुपए तो मंगवाना ही पड़ेगा ना। मैं लिखाऊंगा ये चीज, डोंट वरी। एप्ली शेयर्स इशू करते हो, दो चीज होता है, एक होता है इशू प्राइस, एक होता है आपका इशू प्राइस, और एक होता है फेस वैल्यू। बताओ व्हाट डू यू मीन बाय इशू प्राइस एंड व्हाट डू यू मीन बाय फेस वैल्यू? बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय इशू प्राइस एंड व्हाट डू यू मीन बाय फेस वैल्यू? फेस वैल्यू जितना हम लोग इशू किए वो लिखेगा। जितना इशू किया है नहीं वो नहीं लिखे। हाँ, क्या बोला मोहित? फेस वैल्यू तो वही होगी, नॉमिनल वैल्यू। यस, फेस वैल्यू तो वही हो गया, नॉमिनल वैल्यू यानी 10 रुपए। भैया इशू प्राइस मतलब जो शेयर्स को ऑफर करते हैं ना, एक जितने- प्राइस जो शेयर को इशू करते हैं, वो नंबर ऑफ शेयर्स की बात करो, जितने रुपए में आप Number शेयर्स of ऑफर shares करोगे ना। नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइस टैग। ठीक है, उस शेयर्स के ऊपर जो प्राइस टैग लगा होता है, जितना रुपए में तुम पब्लिक को बेचो सकता है, तुम 10 रुपए का शेयर्स 10 रुपए में बेच दो। ठीक है,
पब्लिक को तुमने 10 रुपए में शेयर्स को बेचा, कंपनी ने क्या किया, कंपनी के लिए फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स है 10 रुपीज, बट वो शेयर कंपनी ने क्या किया, पब्लिक को 10 रुपए में बेचा, देन इश्यू प्राइस इज 10 रुपए। कंपनी के लिए फेस वैल्यू है 10 रुपए, शेयर्स की वैल्यू 10 रुपए, बट पब्लिक को बेचा उसने 50 रुपए में, तो इश्यू प्राइस क्या हो गया, 50 रुपया। 50 रुपए, ठीक है। 50 द रुपया। अमाउंट एट विच द शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक इज नोन एज इश्यू प्राइस। हम जो अभी एग्जांपल ले रहे हैं वहां फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस एक ही है। कंपनी की होती है शेयर्स की, उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू, जितने रुपए में पब्लिक को सेल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इश्यू प्राइस। इज इट क्लियर? यहां तो ध्यान रखना, फॉर एप्लीकेशन देयर आर टू थिंग्स। देखो पूरे के पूरे कंपनी, जब भी आप शेयर्स की बात करते हो ना, वहां पे दो रेगुलेशंस आता है, एक तो कंपनीज एक्ट, एक तो कंपनीज एक्ट आएगा कि कंपनीज एक्ट मुझे क्या क्या बोलता है, दूसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेबी। सेबी से ऊपर कोई भी नहीं है, क्योंकि जब भी आप शेयर्स इश्यू करोगे इसका मतलब क्या है, आप शेयर्स को लिस्ट करवाना चाहते हो शेयर मार्केट में, एंड इफ आप शेयर मार्केट में घुसना चाहते हो, अपनी कंपनी के शेयर्स लेके शेयर मार्केट में जाना चाहते हो, तो कंपनीज एक्ट का कानून वहां काम ही नहीं करेगा। वहां कौन सुपरसीड करेगा, शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है। एक होता है सेबी और एक होता है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट तो क्या है, जो कंपनीज अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं करते उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी, सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। लेकिन सेबी का रोल कहां पे आएगा, सेबी का रोल वहीं पे आएगा जब शेयर मार्केट की बात आएगी। जब आप शेयर मार्केट में घुस के कुछ करोगे ना, परचेज सेल लिस्टिंग वगैरह, तब सेबी है, तब आपको ईच एंड एवरीथिंग सेबी का परमिशन लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? किसी को डाउट सेबी क्या होता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे आपको पता है बहुत सारे स्टॉक मार्केट है इंडिया में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, न्यू दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, तो अलग अलग ये जो शेयर मार्केट्स है ना, उनको जो रेगुलेट करती है, यानी उनको जो देख रेख करती है ना, टॉप में जो बैठी है, उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो बॉडी है इसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यही पूरे शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। और कंपनीज एक्ट में तो क्या है, कंपनीज के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए अलग अलग सेक्शन में, कैसे क्या करेगी, बट इट इज रिटन फॉर ऑल। बट सेबी तो किसको रेगुलेट करेगी, जो शेयर मार्केट में आएगा, और शेयर मार्केट में सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज आती है जिनके शेयर्स वो लिस्ट करते हैं। तो लिस्टिंग करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं सेबी को, एंड सेबी इज सेटिस्फाइड विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, तभी आप क्या कर सकते हो, शेयर मार्केट में अपना शेयर्स को लिस्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो सेबी बोलती है कि 25% ऑफ द इश्यू प्राइस, 25% ऑफ इश्यू प्राइस मिनिमम एप्लीकेशन के साथ आ जाना चाहिए। और कंपनीज एक्ट बोलता है 5% ऑफ फेस वैल्यू। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कभी भी ऑब्जेक्टिव 1 मार्क 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटी छोटी चीजें कंसेप्चुअली, एंड आगे जाके जब आप प्रोफेशनल एग्जाम दोगे तभी भी बहुत काम आएगा। मैं इसको प्रॉपरली लिखा दूंगा, बट मुझे बस इतना बताते रहो आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दो चीज होता है, एक इश्यू प्राइस और एक फेस वैल्यू। सबसे पहले जब आप शेयर्स इश्यू करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस देते हो। प्रोस्पेक्टस क्या करेगी, पब्लिक खरीदेगी, पब्लिक खरीदेगी तो आपसे खरीद रही है, इसका मतलब क्या कर रही है, पब्लिक आप में, आपके शेयर्स में, आपकी कंपनी के शेयर्स में अप्लाई कर रही है। तो जब अप्लाई करेगी तो एप्लीकेशन देगी उन लोग, एप्लीकेशन के साथ उनको पैसा भी देना पड़ेगा। तो दैट अमाउंट मिनिमम कितना होना पड़ेगा, एज पर सेबी इट हैज टू बी 25% ऑफ इश्यू प्राइस है, ये ध्यान रखना। यहाँ इश्यू प्राइस है सेबी के अकॉर्डिंग, और कंपनी से क्या बोलता है, 5% ऑफ फेस वैल्यू। तो एक बात बताओ, 10 रुपए का 5% कितना होगा, 0.5। 10 रुपए का 5% 0.5, लेकिन सेबी के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 2.5।
10 रुपए का 25%, इश्यू प्राइस तो हमारा 10 रुपए ही अभी एग्जाम्पल में, तो उसका 25% यानी एटलीस्ट 2.5 रुपीज आपको एप्लीकेशन के साथ में मंगवाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब सेबी की बात आती है ना, सेबी सुपरसीड करता है कंपनीज एक्ट को। कंपनीज एक्ट यहाँ है, सेबी यहाँ है। कंपनीज एक्ट ने कुछ बोला और सेबी ने कुछ बोला, तो ध्यान रखना सेबी की बातें मानी जाएगी, कंपनीज एक्ट की बात नहीं मानी जाएगी। इज इट क्लियर? हाँ भैया। ये चीज क्लियर है? अब देखो, पब्लिक ने अप्लाई तो कर लिया, हमारे कंपनी में शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया। अब कंपनी के पास जब एप्लीकेशन आ चुकी है तो कंपनी क्या करेगी? अलॉट करेगा। यस, कंपनी क्या करने वाली है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? उनको शेयर्स देगी। अब अब कंपनी के ऊपर है ना, देखो अप्लाई करने वाले कौन है? इतने सारे लोग हैं, क्या जरूरी है क्या हम सबको दे? हमने उतने इशू किया ही नहीं है, उतने नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टस ही नहीं बांटे हैं, या फिर हम सेल करना चाहते हैं, बट एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आ चुकी है। तो उस कंडीशन में कंपनी क्या करती है? डिसाइड करती है किसको देना है, किसको नहीं देना। लकी ड्रॉ होता है, जो नहीं देता है उन लोग क्या हो जाएंगे? मायूस के राम शिट, हमने आईपीओ लगाया था बट हमें शेयर्स अलॉट नहीं हुए, और जिनको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे वो खुश है। इज इट क्लियर? यानी कंपनी क्या कर सकती है? या तो कंपनी अलॉट करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी। भैया कौन से बेसिस पे अलॉट और रिजेक्ट? 3-4 बेसिस पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ होता है, ऐसा कुछ नहीं। देखो कंपनी नहीं जानती हु इज यश, हु इज नुपुर, हु इज कपिश, हु इज हीरा, किसी को नहीं जानती कंपनी किसने कितना अप्लाई किया। आपका चेहरा तो नहीं जाता ना जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के देते हो, तो क्या आपका चेहरा भी जाता है क्या? आपका फेस तो जाता नहीं है। कंपनी में पर्सनल लिंक तो है नहीं, किसने, आपने कौन सी आईपी एड्रेस से अप्लाई किया है, या फिर कौन से डीमेट अकाउंट, कौन से ब्रोकर के थ्रू, तो कंपनी को कुछ नहीं पता। कंपनी जस्ट लकी ड्रॉ, ऑन द बेसिस ऑफ लकी ड्रॉ डिसाइड होता है कि किनको शेयर्स अलॉट होना है और किनको शेयर्स अलॉट नहीं होना। इज इट क्लियर? हाँ। पब्लिक के केस में तो यही होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया, ठीक है, कंपनी के पास एप्लीकेशन आ चुका, तो एक बात बताओ, ये अलॉटमेंट कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा? नॉर्मली एप्लीकेशन के 30 डेज के अंदर अंदर अलॉटमेंट होता है। इज इट क्लियर? नॉर्मली एप्लीकेशन रिसीव होने के 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी को शेयर्स अलॉट करना पड़ेगा, या तो अलॉट करना पड़ेगा या फिर रिजेक्ट करना पड़ेगा। एक बार कंपनी ने सपोज रिजेक्ट कर दिया, तो इन लोगों ने, जो ये मायूस बैठा है बेचारा सर हेड डाउन करके, इसका जो पैसा कंपनी ने रिसीव किया होगा एप्लीकेशन का, वो क्या होगा? हाँ, रिफंड हो जाएगा भैया। इसको रिफंड। क्या करना पड़ेगा? वापस रुपए मिलेंगे अपने, इसको अपना रुपए वापस मिलेगा ना? हाँ भैया। कितने दिन में? ये जिस दिन विदिन allot होगा। 15 डेज, विदिन 15 डेज। एक बार रिजेक्शन हो गया ना, रिजेक्शन होने के 15 डेज के अंदर अंदर कंपनी को ये पैसा लौटाना पड़ेगा। विदिन 15 days from the date of rejection। ठीक है, लिखा दूंगा मैं प्रॉपरली, बट समझ में आया? सबसे पहले अप्लाई करते हैं, अप्लाई के बाद कंपनी, यदि एप्लीकेशन ज्यादा आ चुकी है, बराबर आई है, फिर कितना भी है, कंपनी डिसाइड करती है किनको शेयर्स देना है, किनको नहीं देना। जिनको नहीं देना उनको वापस पैसा लौटाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब वो पैसा कितने दिन में लौटाना है? विदिन 15 days। 15 डेज। विदिन 15 डेज क्या करना पड़ेगा? वापस कंपनी क्या करेगी? उन शेयर होल्डर्स को पैसा रिफंड कर देगी जिन्होंने अप्लाई किया बट उनको हमने शेयर्स अलॉट नहीं किया। इज इट क्लियर? इफ 15 डेज में अलॉट नहीं किया तो वापस रिफंड नहीं किया तो क्या होगा?
इफ 15 डेज के अंदर रिफंड नहीं किया तो क्या होगा? इंटरेस्ट चार्ज होगा। ऑब्वियसली कंपनी से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कंपनी अननेसेसरी किसी दूसरों का पैसा यूज कर रही है जिनको शेयर्स तक नहीं दिया, और उनको रिफंड कर देना चाहिए एज पर सेबी गाइडलाइंस विद इन 15 डेज। अब यदि कंपनी नहीं करती है तो कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? 12%। सर कंपनी अलॉट सीजन के अंदर करती है। क्या चीज? हाँ, अलॉटमेंट 30 डेज के अलॉटमेंट अंदर। की सीजन के अंदर 30 डेज के अंदर होता है, तो फिर रीपे कैसे कर देंगे? अगर हम तब तक अलॉट ही ना करें तो फिर हमें कैसे पता चलेगा किसको रीपे करना है? फ्रॉम द डेट ऑफ रिजेक्शन, इसलिए तो मैंने यहाँ लिखा फ्रॉम द डेट ऑफ रिजेक्शन। जिस दिन आप मना करोगे उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर। सपोज आप 30th डे में आपने मना किया, तो जिस दिन मना करोगे उसके 15 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा रिफंड करना पड़ेगा। इफ आप रीपे नहीं करोगे उन लोगों को जिनसे एप्लीकेशन मिलेगी, तो कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किस रेट से? एट द रेट 15% पर एनम। एट द रेट, अरे ये डिफॉल्ट है, ये एक जुर्म है। आप दूसरे का, पब्लिक का पैसा ले भी लिए, शेयर्स भी नहीं दिया, अब उनका पैसा भी नहीं लौटा रहे हो, तो इट्स अ क्राइम इन द आई ऑफ लॉ। सेबी बोलती है तो बहुत बड़ा क्राइम है। आप ऐसे कैसे किसी का भी पैसा यूज कर सकते हो? बेचारी भोली भाली पब्लिक को तो पता ही नहीं है। एक तो आपने उसको लकी ड्रॉ में नाम नहीं दिया, उन्होंने शेयर्स अप्लाई किया नहीं दिया, और उनका पैसा आप अननेसेसरी फ्री में यूज कर रहे हो। नहीं चल सकता। 15 डेज के बाद जितना दिन का डिले करोगे आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? एट द रेट 15% पर एनम। इज इट क्लियर? भैया हाँ, जब मतलब एप्लीकेशन देना पड़ता है तो इसमें सिर्फ एप्लीकेशन मनी देना होता है ना? हाँ, सिर्फ एप्लीकेशन मनी। देखो आजकल ऐसा नहीं होता, बाइफर्केशन में पैसा नहीं मंगाती कंपनी। नॉर्मली कंपनी क्या करती है, एक ही बार में पूरा शेयर का पैसा मंगवा लेती है। वो टुकड़ों में नहीं मंगा, कभी कभी होता है कि टुकड़ों में मंगाती है, बट नहीं होता। जैसे जोमेटो का जब आईपीओ आएगा ना, तब आप लोग देखना जोमेटो एक बार में सारा पैसा मंगवा लेगा। एक फिक्स कैप रेट होगा, नॉट फेस वैल्यू तो 10 ही रहेगा, बट जो इश्यू प्राइस होगा ना कुछ और ही होगा, क्योंकि उसका मार्केट में डिमांड अच्छा खासा है। आज की डेट में ऑनलाइन फूड डिलीवरी में सबसे ज्यादा ग्रोइंग कंपनी जोमेटो ही है, प्रॉफिटेबल कंपनी। तो इसका जो इश्यू प्राइस होगा ना वो थोड़ा हाई होगा, 10 रुपए से बहुत ज्यादा होने वाला है, बट स्टिल मार्केट में जब वो लिस्ट होगा ना उसका कंपेयर में तो सस्ता ही होगा। हाँ, तो फॉरफीचर होने का चांसेस बहुत कम हो गया। एक क्या बार में चीज? एक बार में पैसा मंगा रहा है। फॉरफीचर होने के चांसेस कम हो गए आजकल। जब एक बार में पैसा मंगवाते हैं तो फॉरफीचर होने के चांसेस कम हो गए, बट ऐसा नहीं है ना कि वो टुकड़ों में नहीं मंगवा सकते। लॉ में प्रोविजन है तो कर तो कभी भी सकते हैं ना। आई बात समझ में? अरे जैसे भैया आप, हाँ बोलो। ये जो मतलब 15% है, अगर इंटरेस्ट जो ये एप्लीकेशन मनी में लगेगा? हाँ, जितना एप्लीकेशन मनी उन्होंने दिया था जो रिफंड हो जाना चाहिए वापस। और अगर एक साथ में अगर पेमेंट किया तो वो एक साथ में, उससे क्या फर्क? एप्लीकेशन के टाइम कितना पेमेंट किया उससे फर्क पड़ता है। इफ एप्लीकेशन के टाइम तुमने 5 रुपए दिए है तो 5 रुपए पे वापस इंटरेस्ट मिलेगा, इफ तुमको शेयर्स नहीं अलॉट होते हैं। इफ एप्लीकेशन के टाइम तुमने पूरा का पूरा 50 रुपए दे दिया, तो तुमको यदि टाइम पे पैसा रिटर्न नहीं आया तुम्हारे अकाउंट में, तो इंटरेस्ट मिलेगा 50 रुपए पे। जितना पैसा तुम कंपनी को ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन दोगे ना, उस पैसे पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। क्या यहां तक प्रोसेस क्लियर है? बोलो। हाँ भैया। अब जिन लोगों को शेयर्स मिल चुका है उन लोगों से कंपनी क्या करेगी? कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगी और फिर इंस्टॉलमेंट का पैसा मंगवाएगी। जब शेयर्स अलॉटमेंट करेगी तो इनको क्या करना पड़ेगा? कंपनी को अलॉटमेंट मनी देना पड़ेगा। उसके बाद में धीरे धीरे कॉल्स का पैसा मंगवाया जाएगा। क्या ये प्रोसेस क्लियर है आप लोगों को कैसे होता है? हाँ भैया। 15 days, 25% ऑफ इश्यू प्राइस, 5% ऑफ फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एट द रेट, वो मैं लिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को लिखा दूंगा। इज इट क्लियर? हाँ भैया। हाँ भैया। तो एक चीज समझ में आया होगा इतना डिस्कशन में कि फेस वैल्यू होता है 10 रुपए। अब कंपनी चाहे तो
₹10 का शेयर्स ₹10 में ऑफर कर सकती है, इशू प्राइस ₹10 भी हो सकता है और इशू प्राइस ₹10 से ज्यादा भी हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ भैया। ₹10 से कम हो सकता है क्या? हाँ, तो फिटिंग हो जाने से। हाँ, हाँ भैया। बाकी लोग बोलो, ₹10 से कम हो सकता है क्या? क्या हाँ इशू भैया। प्राइस ₹10 से कम जा सकता है क्या? हाँ भैया। नो भैया। shares can never be issued at discount except there is a exception, one category of shares है sweat equity shares, उनको छोड़ के shares can never be issued at discount। अब देखना, लिखना मेरे साथ साथ, कंडीशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। अब लिखना है आपको अपनी थ्योरी कॉपी में। shares can be issued at ये आपका कंडीशन है ना? तरीके हैं शेयर्स इश्यू करने के कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। कंडीशंस फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स या फिर प्राइस एट विच शेयर्स कैन बी इश्यूड, प्राइस एट विच शेयर्स कैन बी इश्यूड, या फिर कंडीशन फॉर विच शेयर्स कैन बी इश्यूड। शेयर्स कैन बी इश्यूड एट par, at premium, at discount। इसका मतलब क्या हो गया? फेस वैल्यू है आपका ₹10। आईपी से समझ जाओगे ना, आईपी का मतलब क्या है? हाँ भैया। इशू प्राइस, जितने रुपए में आपने पब्लिक ऑफर कर रहे हो, जितने रुपए में आप पब्लिक को ऑफर करते हो ना, उसको बोलते हैं इशू प्राइस। तो ये क्या लिखा है? एट PAR मतलब? पार, पार, पीआर मतलब पार। पार का मतलब जितने का सामान था उतने में ही, जितने रुपए में कंपनी के लिए उतने रुपए में ही कर रहे हैं। कंपनी के लिए शेयर्स की वैल्यू ₹10 है और पब्लिक को भी कितने में दे रहे हैं? ₹10 में। देन इट इज नोन एज एट पार। जब फेस वैल्यू होता है ₹10, बट सपोज हमने इश्यू किया ₹15 में, तो दिस इज नोन एज एट प्रीमियम। 10 का चीज ₹15 में, तो ₹5 क्या हो गया? प्रीमियम। कंपनी के प्रॉफिट होगा। कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो इसको बोलते हैं प्रीमियम में इश्यू करना। इज इट क्लियर? हाँ भैया। हाँ भैया। डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? फेस वैल्यू है ₹10 और आपने सपोज इश्यू किया है ₹8 में, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। लिख लिया तुम लोगों ने? हाँ भैया। सबका हो गया? हाँ भैया। नुपुर, रिया, समझ में आ रहा है? हाँ भैया। तो लिखना हो गया, तो अब देखना, एक प्यारा सा काम करना, जहां एट डिस्काउंट लिखा वहां ऐसे काट देना।
क्यों? अभी तो बताया, शेयर्स कैन नेवर बी इशूड एट डिस्काउंट। भैया ये लिखना भी जरूरी नहीं है, क्या चीज? ये लिखना भी फिर जरूरी नहीं हुआ। लिखो लिखो, इसके नीचे मैं नोट्स लिखा रहा हूँ, लिखो। जब तक लिख के काटोगे नहीं तुम्हें याद कैसे रहेगा? लिख के काटना जरूरी है। इसके नीचे नोट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शेयर्स कैन नेवर बी इश्यूड एट डिस्काउंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार आपको रिवाइज करना है। शेयर्स कैन नेवर बी इश्यूड एट डिस्काउंट। क्या चीज? हम बोला आपके बोलने से पहले पिंक कलर का पेन से लिख लिया। शेयर्स कैन नेवर बी ऑन। जिसने अलग अलग पेन यूज करते हो ठीक है, नहीं करते हो तो हाइलाइटर यूज करो जो इंपॉर्टेंट होता है। शेयर्स कैन नेवर बी इश्यूड एट डिस्काउंट except in case of sweat equity shares। ये एक एक्सेप्शन है, आप कभी भी डिस्काउंट में इश्यू नहीं कर सकते, एक्सेप्ट, ये एक एक्सेप्शन है। इफ आप स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हो तब आप डिस्काउंट में दे सकते हो एट ए डिस्काउंटेड वैल्यू। क्या होते भैया स्वेट इक्विटी? बताता हूँ, सब बताऊंगा। बट अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हम कभी डिस्काउंट में इश्यू तो नहीं कर सकते, बट शेयर्स कैन बी reissued at discount। हम लोग क्या कर सकते हैं? री इश्यू एट डिस्काउंट कर सकते हैं ना। व्हाट डू मीन बाय री इश्यू? फिर से इशू कर सकते हैं। फॉरफीचर के बाद हम लोग से वापस यस, करते हैं। करेक्ट। फॉरफीचर करके जब आप वापस रीसेल करते हो ना, उस टाइम आप डिस्काउंट में दे सकते हो। शेयर्स कैन बी री इश्यूड एट डिस्काउंट। मैक्सिमम discount which can be given at the time of reissue is the amount। कितना दे सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट? याद है किसी को वो जो कोचिंग वाला एग्जांपल लिया था कि 11,000 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, 7,500 आप दिया था। फॉरफिट और जितना फिर कि नया उतना मैक्सिमम डिस्काउंट ले। फॉरफीचर अमाउंट है भैया, उतना ही दे सकते हैं। जितना पैसा फॉरफीचर अमाउंट में पड़ा है। कि जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट है जिससे मुझे सपोज 11,000 का फीस चाहिए, अब उसने 7,000 दिया, मैंने उसको निकाल दिया। अब दूसरा नया स्टूडेंट आया है, वो एडमिशन लेना चाहता है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट में कितना दे सकता हूँ उसको? 7,500। 7,500 चलो एग्जांपल था, तो 7,500 उतना मैक्सिमम डिस्काउंट में दे सकता हूँ। इफ उससे ज्यादा उसको डिस्काउंट दिया ना, तब फिर मुझे लॉस हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? जितना आपका कैपिटल प्रॉफिट हो चुका है। शेयर्स कैन बी रीइश्यूड एट डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट व्हिच कैन बी गिवन एट द टाइम ऑफ रीइश्यू इज द अमाउंट अवेलेबल। अरे तुम लोग के वाइवा में, तुम लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, छोटे क्वेश्चन में, थ्योरी के क्वेश्चन में, सब जगह ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, भूलना मत। हम लोग कभी भी फ्रेश नया जब सुंदर सुंदर सा होता है ना, जब फ्रेश देते हैं तब डिस्काउंट नहीं देते, लेकिन जब वो सेकेंड हैंड हो जाता है तब आप डिस्काउंट दे सकते हो रीइश्यू करने के टाइम। बट कितना? मैक्सिमम अमाउंट, द टाइम ऑफ रीइश्यू इज द अमाउंट अवेलेबल इन शेयर forfeiture
अकाउंट, जितना पैसा मेरे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में होगा उतना ही आप दे सकते हो। आई बात समझ में? भैया हाँ, एट पार मतलब नो प्रॉफिट हुआ क्या एट नो पार मतलब? नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने का था उतने में दे दिया। ठीक 50 का सामान 50 में बेच दिया, इसको बोलते हैं एट पार। यहाँ सामान से तो नहीं डील करूंगा क्योंकि सामान थोड़ा सा अलग हो जाता है, वहां सेल परचेज अलग ही चीज है। बट सिक्योरिटी के केस में कंपनी के लिए एक फेस वैल्यू है 10 रुपए, उसको 10 रुपए में इश्यू कर रही है, तब हो गया एट पार। भैया ऐसा क्यों करता है? कंपनी के डिपेंड करता है, कंपनी का स्ट्रक्चर के ऊपर, कंपनी की डिमांड्स के ऊपर। इफ कंपनी को लगता है मार्केट में उसके शेयर्स की बहुत डिमांड है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो कंपनी क्यों चाहेगा अपने शेयर्स को 10 का चीज 10 में बेचे? ज्यादा में ही बेचेगा ना। इफ बायर्स बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा अच्छी है, तो कंपनी के हाई वैल्यू में शेयर सेल होता है। और यदि नहीं है, कंपनी को जस्ट शेयर मार्केट में लिस्ट करना है, कैसे भी करके एक बार शेयर मार्केट में आना है ताकि पब्लिक को फेथ दिखा सके, तो वो 10 का 10 में देती है। नॉर्मली आज के डेट में आप लोग देखोगे कोई भी कंपनी का शेयर्स एट पार इश्यू होता ही नहीं है। प्रैक्टिकली कोई भी कंपनी का शेयर एट पार इश्यू होता ही नहीं है। इश्यू प्राइस हमेशा पार से ज्यादा ही होता है, वो फेस वैल्यू से काफी ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? सपोज आपका फेस वैल्यू है 10, आपका फेस वैल्यू है 10, ठीक है। इश्यू प्राइस कुछ भी मिल सकता है। लेट्स से सपोज इश्यू प्राइस मिला आपको 115 रुपए में, तो आप कितने रुपए में शेयर्स अप्लाई करोगे? 115 रुपीज में आप शेयर अप्लाई करोगे। अब जब ये शेयर्स, जब ये तो आपका इश्यू प्राइस है, जब आपने एप्लीकेशन दिया ना, एप्लीकेशन के टाइम आपने कंपनी को 115 रुपए दे दिया, तो कंपनी के लिए 105 रुपीज इज द कैपिटल प्रॉफिट। अब ये जब शेयर मार्केट में जब लिस्ट होता है ना, जब शेयर मार्केट में लिस्ट होगा, उस दिन शेयर कितने रुपए में लिस्ट करता है उस पर डिपेंड करता है। ये लिस्टिंग प्राइस कुछ और ही होता है। ये लिस्टिंग प्राइस डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई, परचेजर एंड सेलर। तो ये लिस्टिंग प्राइस कुछ भी हो सकता है। इफ ये लिस्टिंग प्राइस 115 से ऊपर में लिस्ट हुआ है, तब आप क्या करोगे? तुरंत बेचोगे और अपना प्रॉफिट कमा लोगे, ठीक है। इफ लिस्टिंग प्राइस से 100% ऊपर हो गया, 115 से 100% डबल रेट पे लिस्ट हुआ है, आप तो क्या करोगे? फटाफट बेच के अपना प्रॉफिट कमा लोगे ना। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, एक महीने के अंदर अंदर आपको पैसा मिल गया। इफ आपका लिस्ट बिलो 115 होगा, तब आपको क्या होगा? लॉस हो जाएगा। तो लिस्टिंग प्राइस पे डिपेंड करता है। हम लोग जो अप्लाई करते हैं ना, हम लोग ये देख के अप्लाई नहीं करते कि इश्यू प्राइस क्या है, हम ये देखते हैं कि मार्केट में बायर्स कितने हैं, उस कंपनी की डिमांड कितनी है, उस कंपनी का ग्रोथ स्ट्रक्चर क्या है। एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंट, यदि मैं बोलूं तो हम लोग सिर्फ डिमांड सप्लाई फैक्टर को देखते ही नहीं है। वी नेवर चेक डिमांड सप्लाई फैक्टर, वी चेक द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, कि हाउ स्ट्रॉन्ग द कंपनी इज, उसका विजन क्या है, उसका फ्यूचर में इंपैक्ट क्या होगा। इफ उससे रिलेटेड कोई बेसिक गवर्नमेंट पॉलिसीज है जो चेंज होने वाली या फिर आने वाली है, तो उन सब चीजों को एनालिसिस करके, कुछ रेशियोज, कुछ कैलकुलेशन करके हम लोग कंपनी में इन्वेस्टमेंट का सजेशन देते हैं। इज इट क्लियर? जस्ट लाइक कि थोड़े टाइम पहले लास्ट पैंडेमिक के टाइम में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा और नई गाड़ी लेना पड़ेगा। एक सर्टेन एज बता दिया था हर एक गाड़ी का कि इतने साल के बाद गाड़ी को स्क्रैपेज करवाना पड़ेगा। तो वो स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है? दैट स्क्रैपेज पॉलिसी विल हेल्प ऑटोमोबाइल सेक्टर टू ग्रो। ऑटोमेटिक उनका सेल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इफ आपका सर्टेन ईयर्स के बाद गाड़ी को स्क्रैप करवाना ही है, वो गवर्नमेंट का रूल्स है। जैसे कि अभी आप लोग पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेते हो, क्यों लेते हो? इफ आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट में पास नहीं होता तो आपको उस गाड़ी को स्क्रैप करवाना पड़ता है और आपको नई गाड़ी तो खरीदनी पड़ेगी। गाड़ी के बिना हम चलेंगे कैसे? इफ बाइक है तो बाइक, एक्टिवा, ट्रक है तो ट्रक, वो तो चाहिएगा ही। तो जब वो स्क्रैप होगा तब क्या होगा? ऑटोमेटिक नया खरीदेंगे।
नया खरीदेंगे तो उनका सेल इंक्रीज होगा, सेल इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक कंपनी ग्रोथ करेगा ना। तो वो सारे फैक्टर, इवन फाइनेंशियल्स, कंपनी का कौन डायरेक्टर्स है, कंपनी का प्रॉफिट लॉस कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, प्राइसिंग कैसा है, कौन काम कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग फैक्टर्स देखा जाता है। इज इट क्लियर? तो ये लिस्टिंग प्राइस के ऊपर ही हम लोग सब कुछ खेलते हैं। क्या आप लोग को क्लियर है व्हाट इज फेस वैल्यू एंड व्हाट इज इश्यू प्राइस? बाकी जितना भी एक्स्ट्रा ज्ञान था वो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा था, कैसे होता है शेयर मार्केट के अंदर या क्या तरीके से, वो थोड़ा सा भगवान ने प्रोफेशनल डिग्री दे दिया तो एक्स्ट्रा ज्ञान दे देता हूं मैं। नॉट चार्जेबल, फ्री फ्री एफओसी। यहां तक क्लियर है? ये वाला पार्ट क्लियर है क्या कि शेयर्स को हम लोग कैसे कैसे इश्यू कर सकते हैं? शेयर्स कैन बी इश्यूड एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। इज इट क्लियर? हाँ भैया। Yes, Shares can be issued at par, shares can be issued at premium, and shares can be issued at discount. Not. Shares can never be issued at discount, but shares can be reissued at discount. लेकिन जब रीइश्यू करते वक्त आप डिस्काउंट दोगे तो मैक्सिमम कितना दोगे? जितना शेयर फॉरफीचर में पड़ा है। बाकी लोग क्या करो, सब म्यूट करके रखो, एकदम तमाशा देखो। यहाँ पे मदारी का खेल चल रहा है, थोड़ी देर में रुका खड़ा होकर नाचेगा भी, इधर से सामने से कोई डमरू बजाएगा, ए झमूरे इधर कर, ए झमूरे उधर, हम बस यही करने वाला है। इतना स्लो एंड स्टडी करा रहे, यदि रेस्पॉन्स आना नहीं शुरू हुआ ना, तुम लोग को पता नहीं चलेगा कब रॉकेट साइंस का तरह हम खत्म कर देगा। फिर बोलते रहना भैया ये कब हो गया, कैसे हो गया। तो ये तो समझ में आया कि कैसे 10 रुपए का चीज हम लोग एट पार, एट प्रीमियम क्या चीज दे सकते हैं। नाउ एक बात बताओ, शेयर्स देते किसको किसको है, किसको किसको हम शेयर्स दे सकते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आप शेयर्स इश्यू कर सकते हो। शेयर्स कैन बी इश्यूड इन फॉलोइंग वेज। कैसे कैसे? आएगा 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 आएगा, थोड़ा सा इंटरनेट बाबा को हुआ होगा कुछ बीमारी। भैया डो जोन्स क्या है? डो जोन्स एक शेयर मार्केट है, और क्या है? डो जोन्स एक शेयर मार्केट है यूएस का। नस्डैक भी वही है। नेस्डेक यूएस का है और डो जोन्स है यूरोप का मार्केट या कहाँ का है, एग्जैक्टली याद नहीं अभी मेरे को। जैसे इंडिया का बीएसई और एनएसई है ना, वैसे ही फॉरेन कंट्रीज का अपना अपना होता है। नेस्डेक, डो जोन्स और भी अलग अलग बहुत सारे मार्केट है, हर कंट्री का अपना शेयर मार्केट होता है। तो एक बात बताओ, शेयर्स कैसे दे सकते हो? आपके दुकान में सामान है, आपके दुकान में आपने सामान खरीदा, उस सामान को कैसे कैसे बेच सकते हो? अरे आपका दुकान में कुछ सामान है, सेल करने के लिए लेके आए थे, लेके आ गए, अब उसको कैसे कैसे बेच सकते हो? MRP प्राइस पे और डिस्काउंट करके। एमआरपी प्राइस पे या फिर डिस्काउंट करके, लेकिन दोनों में पैसा आएगा। मैं ऐसे बोलूं, या तो आप पैसे के बदले में दे सकते हो या फोकटिया में दे सकते हो, अदर देन कैश। या तो जिसको भी माल दोगे, जिसको भी माल दोगे उससे पैसा लोगे, ठीक है? या फिर क्या करोगे, जिसको भी माल दोगे उससे पैसा नहीं लेके दूसरा सामान ले सकते हो ना रिटर्न में। बार्टर सिस्टम सॉर्ट ऑफ हो गया ना। यस यस, बार्टर सिस्टम शॉर्ट ऑफ। So shares can be issued in following two ways: for cash and other than cash. Consideration for cash other than cash. आई बात समझ में? या तो देखो शेयर्स दिया कंपनी ने,
कंपनी को रिटर्न में क्या मिलेगा उसके बदले? पैसा। और नहीं तो पैसा नहीं मिलकर कुछ और भी तो मिल सकता है। कंपनी क्या गई? कंपनी गई किसी एक प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी समझ में आ गई, प्रॉपर्टी थी 10 करोड़ की, खरीद लिया, उसके बदले अब पैसा देना है कंपनी को। कंपनी क्या कर रही है? पैसा नहीं दे रही, उसके बदले क्या दे रही है? शेयर इशू कर रहे हैं। अपने शेयर्स दे रही है। दे सकते हैं या नहीं दे सकते? हाँ भैया। दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी के लिए शेयर तो अपने एसेट है ना। एक एसेट खरीदा, उसके बदले दूसरा एसेट दे दिया। आई बात समझ में? हाँ भैया। हाँ भैया। So shares can be issued in following two ways: for cash and other than cash. Other than cash में क्या हो सकता है? देखो other than cash में क्या क्या सिनेरियो हो सकता है। परचेज ऑफ एसेट, हमने कोई एसेट खरीदा और उसके बदले क्या दे दिया? पैसा नहीं देके हमने हमारे कंपनी के शेयर्स दे दिए। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, आपने एक बिजनेस खरीदा, ठीक है, आपने एक बिजनेस खरीदा, किसी एक्स पर्सन का बिजनेस ही खरीद लिया आपने पूरा का पूरा। अब उसके बदले उस पर्सन को पैसा तो लौटाना पड़ेगा ना, परचेज कंसिडरेशन तो देना पड़ेगा जितने रुपए में आपने बिजनेस खरीदा है। जैसे कि अंबानी जी ने जब हेमलिस खरीदा था, तो हेमलिस का जो ओरिजिनल मालिक था उसको पैसा तो चुकाया होगा ना। अब चुकाने का दो तरीका है, या तो उनको पैसा दे दो, ठीक है, या फिर क्या करो, अपनी कंपनी के शेयर्स दे दो। जब हम आप अपनी कंपनी के शेयर्स दे देते हैं तो क्या हो जाता है? इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या ये चीज समझ में आया? हाँ भैया। हाँ भैया। क्लियर है ना ये बार्टर सिस्टम? जस्ट लाइक एन बार्टर सिस्टम, एक सामान आया और रिटर्न में दूसरा सामान गया। यहां तक क्लियर है? ये परचेज ऑफ एसेट में मतलब क्या करते हैं हम लोग? कुछ भी एसेट खरीद सकते हो, फर्नीचर खरीद सकते हो, मशीनरी खरीद सकते हो, लैंड खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कुछ भी जो आपकी कंपनी के लिए एसेट है। क्योंकि छोटी मोटी एसेट के लिए तो आप शेयर्स इश्यू करोगे नहीं। ऑब्वियस सा बात है कि आपने फिक्स एसेट ही खरीदा होगा जो बड़ी अमाउंट की है। उस बड़ी अमाउंट की एसेट के बदले में आपने क्या दे दिया? शेयर्स दे दिया। हाँ भैया। कंसिडरेशन फॉर कैश, ये कैश में किसको किसको देते हैं हम? कैश में भी दो जन आ जाते हैं। टू, एक तो होता है पब्लिक, जनता जनार्दन जैसे हम लोग, और एक कौन होते हैं? कौन है ये? कंपनी के मालिक। प्रोमोटर्स। यू कैन नेवर से कंपनी के मालिक। पहला बात है, जब भी कंपनी अकाउंट्स पढ़ो, कंपनी का मालिक शेयर होल्डर होता है। यू कैन नॉट से प्रोमोटर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स ही सिर्फ मालिक होते हैं और कोई मालिक नहीं होता कंपनी में, ठीक है। प्रोमोटर्स आर द पर्सन जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, बनाने में मदद करते हैं, रनिंग होने में मदद करते हैं, उसको हम लोग प्रोमोटर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये लोग, इन लोग हो गए प्रोमोटर्स। आई बात समझ में? बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज जो कंपनी को बहुत बड़ा बड़ा पैसा लोन देती है, उन सबको हम प्रोमोटर्स बोलते हैं। यानी जिसकी मदद से कंपनी चलती है उनको हम प्रोमोटर्स बोलते हैं। अभी देखो नॉर्मली ये प्रोमोटर्स होता क्या, अच्छे से समझो। पब्लिक को शेयर्स देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मैंने एक नई कॉलेज बनाई, सपोज एक नई इंस्टीट्यूट क्रिएट की, B3, ठीक है। अब मुझे यदि दूसरे स्कूल्स के स्टूडेंट्स को, नए स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना है, चाहता हूं कि उन लोग मेरे पास आके पढ़े, तो मुझे क्या मेहनत करनी पड़ेगी? एडवर्टाइजमेंट करो, लोगों को बताओ, वो सारा करना पड़ेगा। लेकिन जो मेरे रिलेटिव्स है, जो मेरे नोन है, जो इनको मैं डायरेक्टली जानता हूं, क्या उनके पास भी जाके मुझे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा क्या? यदि उनको एक मैसेज से ही हो जाएगा कि मैंने एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, वहां पे मैं ये पढ़ाऊंगा और मेरे पास ये फैकल्टीज है,
उतने से काम हो जाएगा या उनको और भी अट्रैक्शन देना पड़ेगा? अपने हो नोन जाएगा। अपने नोन वालों को छोटी सी इंफॉर्मेशन से काम हो जाता है ना। इज इट क्लियर? आए बात समझ में? तो प्रोमोटर्स यस यानी प्रोमोटर्स में मेहनत नहीं होता, डायरेक्ट फॉर्मेलिटीज नहीं है, वहां प्रोस्पेक्टस छपवाने की जरूरत नहीं है, मुझे सुंदर सा पैम्पलेट या एडवर्टाइजमेंट करवाने की जरूरत नहीं है अपने प्रोमोटर्स के लिए, अपने नोन के लिए। सिमिलरली कंपनी के केस में, कंपनी जब पब्लिक को शेयर्स ऑफर नहीं करती, कंपनी जब पब्लिक को शेयर्स ऑफर नहीं करती, अपने प्रोमोटर्स को देती है, मतलब डायरेक्टली अपने नोन पर्सन्स को देती है, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज को डायरेक्टली, विदाउट एनी प्रोसेस ऑफ प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन इन ऑल, तो उसको हम लोग बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स। आई बात समझ में? प्रोमोटर कौन होता है? भैया म्यूचुअल फंड के जो मतलब बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड के कंपनी होते हैं वो सब पे प्रोमोटर होते हैं क्या? हाँ, वो होते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं कंपनीज में, बहुत सारी कंपनीज के प्रोमोटर्स होते हैं वो। भैया आपने एक बार बताया था ना कि कंपनी शेयर्स ऑफर कर देती है सैलरी की जगह, हाँ, तो करती वो है ना। किस कैटेगरी में आएगा? हाँ, वो बताऊंगा ना मैं। वो होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और एक चीज होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो मैंने अभी ऊपर में टर्म यूज किया, उसके बारे में अभी समझाऊंगा। लेकिन पहले मुझे ये बताओ, कंसिडरेशन फॉर कैश में 2 पब्लिक एंड 2 प्रोमोटर समझ में आया क्या? हाँ भैया। क्लियर है? प्रोमोटर्स कौन? अपने नोन, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, जिसको आपको ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करती कि एप्लीकेशन दो फिर हम डिसाइड करेंगे, नहीं, डायरेक्ट जाके उनको बेच दिया। उन लोग डायरेक्ट आए खरीदने के लिए और हमने उनको डायरेक्ट ही बेच दिया, उसमें कोई मीडियोकर कोई भी नहीं है, ब्रोकर। आई बात समझ में? हम उनको जानते हैं। हाँ बोलो मोहित। ये अदर दिन कैश में जो पॉइंट है परचेज ऑफ एसेट्स और एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, वो हम लोग मतलब शेयर्स खरीदने के लिए हम लोग अपना एसेट देते हैं या फिर एसेट खरीदने के लिए अपना शेयर्स देते एसेट हैं? खरीदने के लिए शेयर्स दे रहे हैं। देखो ऊपर का हेडिंग देखो क्या है, शेयर्स कैन बी इशूड। हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम खरीद नहीं रहे शेयर्स। भैया हाँ, ये जैसे आपने वो पहले बोला था मतलब ना, हम 10 लोग करोड़ भैया का 10 करोड़ का जमीन खरीदा हम्म आपने बोला, तो उसके जगह वो अदर देन कैश में वो मतलब कंपनी उसको शेयर इशू करेगा, हम्म लेकिन फिर इन्होंने मतलब वो बिल्डिंग के जो ओनर थे, लेकिन उनका तो फिर लॉस हो जाएगा अगर शेयर की वैल्यू कम हो गई। तो वो तो सोच समझ के ही खरीदेंगे ना शेयर्स, जबरदस्ती और थोड़ी ना है। सपोज तुम किसी के पास दुकान में जाते हो, एक सामान खरीदा, सपोज तुमने आईफोन खरीदा, उसके बदले में अपनी सोने की चेन निकाल के उसको दे दी, यदि वो एक्सेप्ट करेगा तभी तो दे पाओगे। हाँ वो बोल देगा नहीं मुझे तो पैसा ही चाहिए, तो फिर तो पैसा ही देना पड़ेगा। हम्म, तो बस वही है, सेम सिनेरियो। और सेम वही एम्प्लॉय स्टॉक में भी सेम चीज। हाँ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में भी सेम ही होता है। चलो बताता हूँ मैं। पब्लिक वाला और प्रोमोटर क्लियर है? हाँ, मोहित को पूछ रहे भैया। थे। हाँ हाँ, भैया। भैया हम लोग मतलब ये क्या बोलते हैं, कंपनी की तरफ से दिखेगा ना हम लोग अपने आप को? यस, ऑलवेज कंपनीज पॉइंट, व्हेनेवर यू आर डूइंग अकाउंट्स, जो टॉपिक पढ़ रहे हो बस आपको उसी के बारे में सोचना है। आप वो खुद हो। जब आप एनपीओ पढ़ते हो तो आपको एक एनपीओ बनना पड़ता है। जब आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आपको एक सोचना पड़ेगा कि आपकी खुद की एक कंपनी है। अपने नाम के पीछे वर्ड लिमिटेड लगा दिया करो। मोहित लिमिटेड एक कंपनी है, मोहित लिमिटेड अब पब्लिक को शेयर्स देने वाली है, बहुत बड़ी हो चुकी है, पब्लिक को भी हम एप्लीकेशन देंगे, हम अपने शेयर्स को लिस्ट कराएंगे शेयर मार्केट में। मतलब ये जब अगर हम लोग अपना शेयर्स अगर बेच रहे हैं तो फिर हम लोग उसके बदले एसेट लेगा ना? हाँ, राइट, एसेट खरीदा और उसके बदले शेयर्स दे दिया। इज इट क्लियर? प्रोमोटर्स कौन होते हैं, वो चीज क्लियर है? अरे प्रोमोटर्स क्लियर है क्या? हाँ भैया। हाँ भैया। इन प्रोमोटर्स हाँ को जब आप देते हो ना, इन प्रोमोटर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हो आप इसको? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। ये तो प्राइवेटली प्लेसमेंट हो गया ना। देखो प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? बिकवाना।
जब मैं डायरेक्टली अपने रिलेटिव को जाके बेच सकता हूं तो क्या मुझे किसी ब्रोकर की जरूरत है क्या? नहीं। तो मैं बेच सकता हूं ना अपना माल, तो इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। मैंने डायरेक्ट बेच दिया। मेरे कुछ एनआरआई फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको डायरेक्ट बेच दिया। मेरे कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ लिंक्स है, उनको मेहनत ही नहीं करना, मैं डायरेक्ट गया, उनको अपना चीज समझाया, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, इतने करोड़ के शेयर्स हमें दे दो, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इतना रुपए। मैं अपने फ्रेंड्स के पास गया, अपने रिलेटिव्स के पास गया, वो लोग डायरेक्ट रेडी है, अच्छा ठीक है हमें शेयर्स दे दो, हम तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, जहां पे प्रोस्पेक्टस और की जरूरत नहीं होती। बट जब आप पब्लिक को ऑफर करते हो, जब पब्लिक को ऑफर करते हो तो क्या करना पड़ता है फिर तो सारा तामझाम करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस भी देना पड़ेगा आपको, फिर एप्लीकेशन आएगा, फिर अलॉटमेंट होगा, फिर कॉल्स होगा, वो सारी चीजें होगी। इज इट क्लियर? हाँ भैया। तो समझ में आया व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स एंड नॉर्मल पब्लिक ऑफर। अब एक चीज ध्यान रखो, जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो ना, तब आप ही हो मालिक, आप ही हो सेलर, आप ही हो मार्केटर, कोई मीडिएटर नहीं है। बट जब आप पब्लिक को ऑफर करते हो, जब आप पब्लिक को ऑफर करते हो ना, कोई भी कंपनी डायरेक्ट पब्लिक को ऑफर नहीं करती है शेयर्स। कोई भी कंपनी नॉर्मली, जो नई नई कंपनी, जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो नई कंपनी जिनको ज्यादा लोग नहीं जानते, शेयर मार्केट में लिस्ट करवाना चाहती है, वो कभी भी डायरेक्ट पब्लिक को नहीं देती। तो फिर उन लोग क्या करती है, तुम नए नए मार्केट में हो, तुम समझ लो तुम सूरत में एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तुम्हारी, सूरत में एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तुम्हारी, तुम वहां कपड़े बनाते हो। अब तुम्हें गुवाहाटी मार्केट में आके उस कपड़ों को सेल करना है, तो क्या तुम आके बेचोगे क्या? नहीं। क्या करोगे हाँ। फिर? बेचने के लिए आदमी क्या आता है करोगे? हम लोग का, क्या चीज? आदमी होता है वो हम लोग का, जो हम लोग के साथ जो काम करता है। या गुवाहाटी का क्या चीज? गुवाहाटी का बिजनेसमैन से डील करेगा। बिजनेसमैन से डील करेगा, ठीक है। अब नॉर्मली तुम लोगों ने देखा होगा कि उन लोगों के सेल्स एग्जीक्यूटिव आते हैं, वो मालिक नहीं आता उठ के सूरत से माल बेचने के लिए, वो ठीक है साल में एक बार घूमने के लिए आ जाता है अपने क्लाइंट से मिलने के लिए, वो बात अलग है। बट वो बेचने के लिए नहीं आता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। हो सकता है आपकी दुकान बहुत सी सुंदर है, आप बहुत लेविशली दिखते भी हो, अंदर से क्या पता आपकी क्या हालत है। आप गुड्स खरीद लेते हो लेकिन टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करते, ये भी तो हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो उस पर्सन के लिए तो रिस्क है ना, कि मैं माल बेच दूं भेज तो दूं, बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो कोई तो चाहिए उसको, कि उसको गारंटी दे कि आप टेंशन मत लो, आप भेजो, आप माल भेजो गुवाहाटी सिटी में, हम बेचेंगे आपका माल, नहीं बिका तो हम खरीदेंगे। यदि उसको ऐसा कोई कमिटमेंट दे दे, तब फिर उसके लिए टेंशन फ्री हो जाएगा ना। यदि सूरत वाले को ऐसा कमिटमेंट मिल जाए कि आप गुड सेंड करो, हम मार्केट में सेल आउट करेंगे। इफ सेल आउट नहीं हुआ तो आप डोंट वरी, जितना कम सेल आउट होगा, जो कमिटमेंट हम आपको दे रहे हैं, सपोज हमने मैन्युफैक्चरर को कमिटमेंट दे दिया कि हम आपका 10 करोड़ का सेल करेंगे, पूरे साल भर में आपका 10 करोड़ का गुड्स हम गुवाहाटी सिटी में सेल करेंगे, और मैन्युफैक्चरर बोलता है आप नहीं कर पाए तो बोलता है आप हमें बेस्ट रेट दो, आप हमें सबसे बेस्ट रेट दो। इफ 10 करोड़ में हम आपका नहीं सेल कर पाए, 10 करोड़ रुपीस की सेल हम आपको नहीं दे पाए ना, जितना शॉर्टफॉल होगा हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे। सपोज हमने 8 करोड़ का सेल किया तो 2 करोड़ का गुड्स हम परचेज करेंगे आपसे, लेकिन आपका तो 10 करोड़ का सेल करेंगे ही करेंगे। आई बात समझ में? क्या इससे मैन्युफैक्चर सिक्योर्ड हो जाएगा? उसको ये टेंशन भी नहीं है उस सिटी के अंदर किसको माल जा रहा है किसको नहीं जा रहा है, आगे किसको सेल कर रहे हैं, वहां से पैसा रिकवरी होगा या नहीं होगा। सिमिलरली गोज इन केस ऑफ द पब्लिक इश्यू। जब आप पब्लिक को ऑफर करते हो, वी डोंट नो पब्लिक इन लार्ज, कौन कितना शेयर्स खरीदेगा, खरीदेगा भी नहीं खरीदेगा, किसको जा जाके आप हाथ जोड़ोगे कि प्लीज आप मेरा शेयर्स खरीद लीजिए, आप भी खरीद लीजिए, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ग्रोथ करेंगे, ऐसा किसको बोलोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। तब आप लोग क्या करते हो,
क्या करते हो? एजेंट अपॉइंट करते हो, एजेंट। जैसे अभी कपड़े का एग्जांपल लिया, एजेंट ही अपॉइंट किया आपने, कुछ नहीं किया। आप जो ये फ्रेंचाइजी देते हो वो सब क्या एक तरह से एजेंट ही हुए उन लोग आपके बिजनेस के। तो पब्लिक ऑफर के केस में भी कंपनी क्या करेगी? एजेंट अपॉइंट करेगी। इस एजेंट को हम लोग बोलते हैं अंडरराइटर। क्या बोलते हैं? अंडरराइटर। सो गया क्या? सवेर से इतना इंटरेस्टिंगली समझा रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ से, इतना तो नींद नहीं आना चाहिए। बोर तो किया ही नहीं मैंने, बोरिंग चैप्टर ही नहीं है ये। मस्त मजा आता है। जिसको देखो पैसे से प्यार है, जिसको बिजनेस से प्यार है, वही कॉमर्स में रहना चाहिए और उसको आराम से ये सब चीजें समझ में आएगी, क्योंकि उसको आप आसपास ऑब्जर्व करता है ये सारी चीजें। हाँ, ऐसा ही होता है। तो पब्लिक को जब भी कंपनी ऑफर करती है ना, तो कंपनी अपॉइंट करती है अंडरराइटर को। अंडरराइटर इज द पर्सन हु टेक्स गारंटी कि सर आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके शेयर्स को मार्केट में लिस्ट करवाएंगे, मार्केट में हम जाके ही इसको बेचेंगे, इफ नहीं बिका तो हम खरीदेंगे। एक बात बताओ, ऐसा क्यों बोला? इफ नहीं बिका, इफ आपके शेयर्स पब्लिक नहीं सब्सक्राइब करती है, तो हम आपके शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ऐसा अंडरराइटर ने क्यों बोला? मान लो कोई शेयर का बहुत ज्यादा डिमांड है, बट उसको चाहिए वो शेयर ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसको चाहिए होगा तो वो अपने दूसरे रिलेटिव्स के डीमेट अकाउंट के थ्रू वैसे ही खरीदवा लेगा, वो अपने खुद के शेयर ब्रोकिंग हाउस में ऐसे ही खरीद लेगा। बिकॉज कंपनी को डर रहता है। मैंने एक बार बताया था, एज पर सेबी गाइडलाइंस मिनिमम 90% एप्लीकेशन आना होगा। मिनिमम 90%। जितने नंबर ऑफ शेयर्स आप इशू करते हो, सपोज आपने 100 शेयर्स इशू किए ना, तो कंपनीज एक्ट कुछ नहीं बोलती, लेकिन एज पर सेबी कम से कम 90 कम से कम 90 एप्लीकेशंस आपके पास आनी ही होगी। इफ आपके पास 90 एप्लीकेशंस नहीं आए तो सेबी रिजेक्ट कर देगा आपके कंपनी के शेयर्स को लिस्ट होने के लिए। आई बात समझ में? सेबी क्या बोलेगा? नो, यू आर नॉट अलाउड टू ट्रेड योर सिक्योरिटीज इन द स्टॉक मार्केट। कम से कम 90% एप्लीकेशन आनी ही पड़ेगी। जितना आप इशू करते हो उसका 90%। तो इसी डर की वजह से तो क्या करते हैं हम लोग किसको अपॉइंट करते हैं? हम लोग अंडरराइटर को अपॉइंट करते हैं, और अंडरराइटर सारा काम भी करके देता है, और जितना भी शॉर्टफॉल होता है एप्लीकेशन में, वो ये गारंटी लेता है कि मैं परचेज करूंगा, आप टेंशन मत कीजिए, आपके शेयर्स तो लिस्ट होंगे ही होंगे। इसके बदले में ये आपसे कुछ लेगा क्या? इतना काम करके दे रहा है, इसके बदले में ये अंडरराइटर कुछ लेता है क्या? या क्या लेगा ये? इसको क्या देंगे? यस, कमीशन, जिसको हम बोलते हैं अंडरराइटर कमीशन। आई बात समझ में? क्या सबको चीज क्लियर है? अंडरराइटर कौन होता है और अंडरराइटर कमीशन क्या होता है? अरे बोलो मयंक, समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। प्रियल, फिर से तो नहीं सो गया आज तुम? नहीं भैया, नहीं सोया। सो गया, तुम सो गया, तुम्हारा आवाज से लग रहा है तुम सो गया फिर से आज। नहीं सोया यार। अक्षिता क्लियर है? साहिल, प्रतीक? हाँ सर, क्लियर है। तो सोमानी क्लियर है ना इतना चीज? हाँ भैया, भैया तो पिछला क्लास का रिकॉर्डिंग थे, लास्ट क्लास फ्राइडे का, सैटरडे। सैटरडे हाँ क्लास नहीं फ्राइडे, था? फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे। ओके, फ्राइडे का ठीक है, दे दूंगा। तो अंडरराइटर एंड अंडरराइटिंग कमीशन क्लियर है आप लोगों को? अब एक बात बताओ मुझे, ये जो अंडरराइटिंग कमीशन होता है, जरूरी है क्या आप पैसा ही दो? या कुछ और भी तो दे सकते हैं उनको। हाँ क्या दे सकते हैं?
या वही परचेस ऑफ एसेट? शेयर्स दे देंगे। अरे उन्होंने हमारे लिए काम किया, काम के बदले उनको पैसा चाहिए, उनको अपना कमीशन चाहिए। या तो हम रोकड़ा में दे देंगे, पैसा दे देंगे उनको, या फिर क्या करेंगे, हम बोलेंगे एक काम करो, आप भी हमारे कंपनी के शेयर्स ले लो। ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? इज इट क्लियर? तो अंडरराइटर्स को भी हम लोग क्या देते हैं, शेयर्स दे सकते हैं। उसको बोलेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश। या तो उनको पैसा दे दिया तो पैसा दे दिया, इफ पैसे के बदले आपने शेयर्स भी दे सकते हो आप अंडरराइटर को। इज इट क्लियर? भैया अंडरराइटर का कोई एग्जांपल, जैसे कोई अंडरराइटर्स में सारे शेयर ब्रोकर्स, शेयर ब्रोकिंग हाउस, शेर खान, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल, ये सारे अंडरराइटर्स होते हैं। क्योंकि इनके पास क्लाइंट्स होते हैं ना, इनके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स होते हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब कंपनी थोड़ी ना घूमती फिरेगी कि कौन कौन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, कितना पैसा इन्वेस्ट करता है। कंपनी अपना काम करेगी या फिर ये करेगी? तो कंपनी क्या करती है, इन लोग को अंडरराइटर अपॉइंट कर लेती है। फिर इन लोग क्या करते हैं, अपने क्लाइंटेल को प्रमोट करते हैं, कंपनी का शेयर्स खरीदने के लिए एडवाइस करते हैं कि अच्छी कंपनी है, आप लोग इन्वेस्ट कीजिए। और उनके पास तो इतने सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको पता है किस इन्वेस्टर कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो उनके उसके अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्टर सिलेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? तो हमने आज जो जो टॉपिक कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़े थे वो हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि नोट्स लिखते जाना, नोट्स। नंबर 1, as per सेबी, सेबी का फुल फॉर्म लिखा हूं क्या? आप लिखा दीजिए। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी कुछ नहीं है, सेबी एक बॉडी है जो रेगुलेट करती है शेयर मार्केट को। भैया फिर डिमैट भी ये लोग ही करते हैं? डीमेट अकाउंट जो होता है वो शेयर ब्रोकर्स करते हैं। ब्रोकर को हम बोलते हैं, बट वो लोग भी तो कहीं पे वो करते होंगे ना तो शेयर ब्रोकर को जो लाइसेंस मिलता है ब्रोकिंग करने का वो सेबी देती है। हाँ ठीक है, मतलब ये इन लोग के पास तो इन्फो जाती है कि इन लोग ने स्टार्ट किया है। एवरीथिंग सेबी के पास क्रिस्टल एंड क्लियर इंफॉर्मेशन होती है, और सबसे टफेस्ट बॉडी है कंपनीज एक्ट के अंदर में। कोई सबसे टफेस्ट बॉडी है तो वो सेबी है। वो थोड़ा सा भी है ना, उनको भनक लग जाए ना कि कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, जैसे तुम लोगों ने वो देखा होगा, वो स्कैम देखा था ना हर्षद मेहता वाला। यस सर, देखा है। तो उसमें क्या होता है, सेबी तो वाट लगाती है बाद में, क्योंकि सेबी को हल्का सा पता चल जाए ना कि कोई मैनिपुलेट कर रहा है या कुछ और कर रहा है, वहां पे वो एक कैरेक्टर होता है जो हमेशा यही ट्रैक करवाता है कि देखो कि ये कर क्या रहा है, ये ऐसा मैनिपुलेशन क्यों हो रहा है। क्योंकि सेबी का काम है हेल्दी हेल्दी बिजनेस करवाना शेयर मार्केट के अंदर में। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा है मार्केट को अननेसेसरी। तो सेबी वही चीज देखता है, चेक करता रहता है बैठ के, ऐसे कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। मिला गड़बड़, दे पेनल्टी। बहुत पावर होता है सेबी के पास में, एक बार में झटके में कंपनी के लिस्ट डीलिस्ट कर देती है। बैठे रहो, फिर एक बार कंपनी डीलिस्ट हो जाती है ना, वापस लिस्टिंग होने में उसकी जिंदगी चली जाती है, लेकिन लिस्टिंग हो नहीं पाती। फिर बहुत मुश्किल है वापस लिस्ट करवाना उसको। एक बार डीलिस्ट हो, एक बार धब्बा लगा दिया सेबी ने, फिर तो गया। फिर तो या तो नई कंपनी फॉर्म करो, फिर नए चेहरा लेके आओ अपने डायरेक्टर वगैरह, फिर उसके नाम से लिस्ट करवाओ तो करवाओ। मतलब ये शेयर मार्केट का एसोसिएशन हुआ एक तरफ से। यह शेयर मार्केट का माई बाप एसोसिएशन, टॉप मोस्ट। एज पर सेबी मिनिमम अ कंपनी शुड गेट, ऐसे लिखना, एज पर सेबी अ कंपनी इज रिक्वायर्ड minimum
90% of application, कितना चाहिए कम से कम? 90%। 90% एप्लीकेशन आना ही पड़ेगा। जितने शेयर्स आपने ऑफर किए हैं उसका कम से कम 90% एप्लीकेशन आना ही पड़ेगा, तभी आप शेयर्स को लिस्ट करवा सकते हैं, अदरवाइज आप शेयर्स को लिस्ट नहीं करवा सकते। इज इट क्लियर? हाँ जी। Minimum amount required along with application is, मिनिमम कितना चाहिए एप्लीकेशन के साथ? या 25% ऑफ प्राइस। As per SEBI, 25% ऑफ इश्यू प्राइस। देखो सारे नोट्स को प्रॉपरली बना के रखना, एंड प्लीज सिर्फ बना के रख रहे हो, लिख रहे हो और कुछ कभी खोल के देखते नहीं हो, बार बार नहीं पढ़ते हो, कोई फायदा नहीं है। मत बनाओ, टाइम वेस्ट ही मत करो, क्लास ही मत करो, आराम से नींद लो। इफ लिख रहे हो तो इनको बार बार पढ़ना, तभी आपको हेल्पफुल होगा। एंड धीरे धीरे आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो इन सब पे, ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, वही एग्जाम में पूछते हैं 1 मार्क 2 मार्क में, ऑब्जेक्टिव में। एज पर सेबी कितना होना पड़ेगा? 25% ऑफ इश्यू प्राइस। भैया हाँ आज कितना टाइम और लगेगा? क्लास का टाइमिंग होगा स्कूल का। अरे यार स्कूल वाला हमको चाहिए 10-15 मिनट चाहिए, ताकि मैं आज जितना वो मेन पॉइंट्स बोले वो लिखा दूं तुम लोगों को नोट्स। 5-7 मिनट में लिंक ही आ जाएगा स्कूल का। 5 मिनट लेट ज्वाइन करने से कुछ दिक्कत होगा क्या? परितोष सर का है पहला क्लास, आप समझ जाओ। या फिर मैं लिख लेता, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, तो ये नोट्स ही तो है, ठीक है समझते यार फिर। हाँ वैसे मैं नोट्स ही लिखा रहा हूँ, ठीक है। जो जिसका क्लास स्टार्ट हो रहा है वो एग्जिट कर लेना, वो क्लास ज्वाइन कर लेना अपना, मैं एक कंप्लीट करवा देता हूँ नोट्स। भैया हम लोग सीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या फिर कंपनी एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा? देखो जब ये कंपनी की बात करते हैं ना, तब कंपनीज एक्ट। लेकिन जब आप शेयर्स मार्केट की बात करते हो, जब आप शेयर मार्केट की बात करते हो, तब आपको सेबी देखना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट तो देखना ही है, कंपनी हो तो कंपनीज एक्ट को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन आप जैसे कि सपोज यू आर ए जैन, ठीक है, आप एक मारवाड़ी हो, तो आपको मारवाड़ी लॉज तो आने ही चाहिए, मारवाड़ी में जो कानून है वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपको एक नई सिटी घूमने जा रहे हो, तो आप वहां पे अपना लॉज लगाओगे या फिर वहां वाले जो लोग फॉलो करते हैं उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा? वहां वाले लोग का। वहां वाले। सिमिलरली आप एक कंपनी हो, आपको कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना ही है, बट जब आप शेयर मार्केट में जा रहे हो तो शेयर मार्केट की जो बॉडी है वो है सेबी, तो आपको उसके बारे में समझना पड़ेगा। वो जैसा बोलेगा वैसे ही आपको करना पड़ेगा। ये तो फिर इसमें एप्लीकेशन में हम लोग किसके मतलब करेगा? देखो पहले तो खुद का सोचोगे, पहला खुद का सोचोगे कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, फिर जब जाओगे मार्केट में तो क्या वो सेबी वाला क्या बोलेगा, ओ हेलो कौन सी कंपनीज एक्ट, हमने क्या बोला 25% ऑफ द इश्यू प्राइस, तो उतना होना पड़ेगा। फिर तो तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा ना। घर से जब निकले तो एज पर कंपनीज एक्ट बन के निकले, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते तो तुमको सेबी के बारे में सोचना पड़ेगा ना। उनके घर पे पहुंच जाओगे, शेयर मार्केट में पहुंच गए, तब किसकी चलेगी? फिर कंपनीज एक्ट की चलेगी ना सेबी की? जिसका घर उसी का ही सब कुछ। 5% ऑफ फेस वैल्यू, ये लिखा था हमने। एप्लीकेशन के साथ मिनिमम पैसा कितना चाहिए? 5%। फिर देखो यहाँ स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में बताया था। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। नाम से कुछ कनेक्ट कर पाते हो?
नाम से कोई समझा सकते, देखो हर टर्म उसके नाम पे ही है, नाम समझ लिया आधा कंसेप्ट क्लियर। इक्विटी शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स जो हम नॉर्मल शेयर्स देते हैं। स्वेट का मतलब क्या होता है? स्वेट का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो बेशर्मो, स्वेट का मतलब नहीं पता। स्वेट का मतलब पसीना। कंपनी में पसीना कौन बहाता है? ओनर, ऑनर कोई पसीना नहीं बहाता। ऑनर एम्प्लॉय, ऑनर एसी का रूम में पड़ा रहता है। एम्प्लॉय, हाँ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज पसीना बहाता है, ठीक है। तो हम हमारे एम्प्लॉयज को जब स्वेट इक्विटी शेयर यानी उनकी मेहनत के लिए उनसे कुछ नॉलेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्वायर करने के लिए आप क्या करते हो? डिस्काउंटेड प्राइस में उनको शेयर्स दे देते हो, ताकि उनको एक अच्छा लगना चाहिए ना, क्या कंपनी मेरे लिए कितना कुछ कर रही है, उनको वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। तो उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। नॉर्मली ध्यान रखना, स्वेट इक्विटी ऐसा नहीं है कि आपने आज डिस्काउंटेड वैल्यू में दिया, आपने डिस्काउंटेड वैल्यू में दे दिया एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज क्या किया? आपसे शेयर्स खरीदा और आज ही शेयर मार्केट में जाके हाई वैल्यू में बेच दिया। ऐसा नहीं कर सकता। मिनिमम 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है उन शेयर्स के ऊपर। कितना? Years. 3 साल का लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड का मतलब पहले बेच नहीं सकता। 3 साल से पहले बेच नहीं सकता। लॉक इन पीरियड मतलब 3 साल तक वो स्वेट इक्विटी शेयर्स बेच नहीं सकते एम्प्लॉयज। आई बात समझ में? दैट स्वेट इक्विटी शेयर्स। इज इट क्लियर? मतलब जिन लोग ने वोडाफोन में लगाया था उनका तो पैसा उड़ गया पूरा। वोडाफोन में लगाया उनका, उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स थोड़ी ना दिया। तो उन लोग को एम्प्लॉय को दिया होगा तो सेट एम्प्लॉय हुआ ना, If सर्टिफिकेट। दिया होगा तो और एम्प्लॉय ने लिया होगा तो, दोनों चीज है ना। तो दिया होगा तो, लिया होगा तो, डूबा है तो डूबा है। ले लिया मान लो किसी ने, तो उसका तो पैसा गया पूरा। गया गया तो गया, क्या कर सकते हैं। शेयर मार्केट इज अ प्योर स्पेकुलेशन। रिस्क तो है ही वहां पे। आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो मतलब रिस्क उठा रहे हो, उतना रिस्क उठाने के लिए आप रेडी हो। और नुकसान क्या है? आपकी मेहनत के बदले में आपको कुछ फ्री में मिल रहा है या डिस्काउंटेड वैल्यू में मिल रहा है, तो आपका क्या नुकसान है? आपको तो सस्ते में ही मिला था। सस्ते की चीज थोड़ी सी और सस्ते में बेच देना, क्या हो जाएगा? या फिर होल्ड करके रखो, भूल जाओ उन पैसों को, उन शेयर्स को भूल जाओ। 8 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल भूल जाओ। क्या पता जो आपकी नेक्स्ट पीढ़ी आएगी और वो कंपनी बंद ना हो, कंपनी रिवाइव कर ले अपने आप को और बहुत पैसे वाला बन जाए कंपनी, तब बल्ले बल्ले हो जाएंगे उस दिन तो। और क्या पढ़ा था हमने आज? बोलो। बोलो, अरे बताओ ना। पढ़ा डिस्काउंट तुम? Can be issued at par premium. हाँ वो मैंने लिखा दिया, तब उसका कोई नोट्स तो लिखाना नहीं, वो मैंने प्रॉपर्ली लिखा दिया। एट पार, प्रीमियम, एट डिस्काउंट, डिस्काउंट का चीज भी लिखा दिया। बताओ, तुम लोगों ने ही पढ़ा है। Promoters. प्रोमोटर, अंडरराइटर भी लिखा दिया। अंडरराइटिंग कमीशन वहीं पे हो गया। वो टर्म्स ही बस समझना था। वही तो हमको दिया। चलो अंडरराइटर के बारे में लिख ही लो। Underwriter is the person or body who underwrites the shares who underwrites the shares of the company that is takes
guarantee for minimum application से भी जो 90% बोलता है ना उसका गारंटी लेता है। In return, the amount charged for his service क्या हो गया? Unnecessary unmute करो, mute करो। In return, the amount charged for his services is known as underwriting commission। भैया हो गया। ये सब जो ऐप है भैया, ग्रो, एंजल ब्रोकिंग, ये सब भी यही हो गया, अंडरराइटर्स। हाँ, ये सब ब्रोकर्स हो गए, शेयर ब्रोकर्स हो गए ये सारे। अंडरराइटर तो कंपनी डिसाइड करती है भाई। तुम यदि बहुत रेप्यूटेड तुम्हारा ब्रोकिंग फर्म है तभी तुम्हें अपॉइंट किया जाएगा ना। तुम छोटी मोटी ब्रोकिंग फर्म हो, तुम्हारे पास इतने क्लाइंटल ही नहीं है, तुम्हारी खुद की हैसियत ही नहीं, तुम क्या बेचोगे हमारी कंपनी के शेयर्स नए लोगों को? तो अब जैसे जो कंपनी अफोर्ड कर सकता है उसके हिसाब से होगा ना। हाँ, एफोर्ड के हिसाब से ही होता है। अब मान लो TCS मोतीलाल ओसवाल में जाएगा, कोई छोटा कंपनी छोटा वाला ब्रोकर के पास हाँ, जाएगा। छोटा वाला ब्रोकर के पास वो सेम ही है। जैसे तुम अफोर्ड कर सकते हो वही अफोर्डेबिलिटी वाला चीज आ जाता है यहाँ पे। और एक चीज पढ़ा था तुम लोगों ने, अभी तक नहीं बताया मुझे। बताओ ना प्लीज, हाथ जोड़े क्या? सुनता है सिर्फ, लेकिन एक कान से सुनता है दूसरा कान से निकाल देता है। क्या बताया था मैंने प्रतीक? इशू प्राइस वगैरह। तो वही है, क्या बताया था? एक पॉइंट और बताया था इंपॉर्टेंट मैंने। तो सब बोलो। अब तो पार प्रीमियम नहीं, बात प्रीमियम वाला हो गया, वो मैंने अच्छे से वो हो गया। अब याद आया? अब या क्या था? आफ्टर 30 डेज उसको 30 डेज ऑफ एप्लीकेशन के बाद 15 डेज में उसको रिफंड मिल जाएगा। मतलब 15 डेज था। इफ हाँ, एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड देन 15% के इंटरेस्ट के साथ। कंपनी शुड repay the application amount within a period of 15 days from the date of rejection if any failure is made on repayment then company is liable to pay interest at the rate 15% per annum।
ये चीज क्लियर है? हाँ भैया। हाँ भैया। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या कर सकते हैं, जर्नल एंट्री स्टार्ट कर सकता है, मतलब प्रॉपर प्रैक्टिकल में घुस सकते हैं। तुम लोग को स्टेप्स पता है कि सबसे पहले एप्लीकेशन होता है, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल्स किस टाइम में। और हाँ, और एक चीज, जब कॉल करते हो ना, मिनिमम 1 month gap is required between 2 calls। यानी जब आप फर्स्ट कॉल मंगवाया तो सेकंड कॉल डायरेक्ट 10 या 15 दिन के बाद नहीं मंगवा सकते, कम से कम 1 महीने का गैप होना पड़ेगा। इज इट क्लियर? हाँ भैया। भैया हाँ हम लीव करते हैं, मेरा स्कूल का क्लास स्टार्ट हो गया है। हाँ ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखाना है मुझे। ऑल अमाउंट on shares should be fully called up। पूरा का पूरा शेयर्स के ऊपर जितना पैसा बनता है वो पूरा पैसा आप कॉल कर लोगे विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months from the date of allotment। जब से आपने अलॉटमेंट किया, जिस दिन आपने शेयर्स को अलॉट किया, उस दिन से लेके 12 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, पूरा शेयर्स का पैसा आपके पॉकेट में आ जाना चाहिए। आप कॉल कर चुके होंगे शेयर होल्डर से। इज इट क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जर्नल एंट्रीज वगैरह फिर क्वेश्चंस में घुसेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। सबसे पहले बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में किया था। सो योर टास्क इज कि वो वाला चीज रिवाइज कर लो अच्छे से। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या था, कैसे हम लोग करते थे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, नॉट फुल्ली पेड वाला, वो सब चीज। एंड ये जितना भी नोट्स लिखाया है उतना एकदम अच्छे से रीड आउट करके रखना। रीड आउट करने का मतलब यहाँ पे रखना, रीड आउट का मतलब नॉवेल नहीं है कि जस्ट रीड कर लिया और हो गया। आपके यहाँ होना चाहिए ईच एंड एवरीथिंग, तभी आपके जो 1 मार्क के क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाओगे। इज इट क्लियर? इवन सेवा वालों, आप लोगों को ये सब थ्योरी बहुत कम आएगी थ्योरी के क्वेश्चंस लिखने में, बट मेक श्योर जितना कम आप थ्योरी पे एम्फेसिस करो। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जितना पढ़ोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे आपके, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट में जब रहेगा तो लास्ट में नंबर ऑफ जो आपके थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं बता दूंगा विद द आंसर्स। तो अभी से फोकस करो कि मुझे एकदम अच्छे से प्रैक्टिकल सीखना है। प्रैक्टिकल स्ट्रांग हो गया, थ्योरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, थैंक यू। रिकॉर्डिंग